वो हम आपको जल्द ही देंगे। जो आप जिस चीज को आप कहना चाह रहे हैं ना, कि मैं उस चीज को स्पष्ट कर चुका हूं। तो इवन इफ यू प्रॉड, आई डोंट हैव दैट आंसर नाउ. You must understand this. If you ask a question 3 times, 4 times, it doesn't mean that the answer will come somewhere. It is hidden somewhere. So please understand and appreciate this. बहुत अच्छा आपने कहा, इसको नाम भी देंगे और इसकी डिटेल्स भी देंगे. तो प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू नाउ. प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू नाउ. प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू नाउ. आपको रिलैक्स कर रहे थे सर, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई देखो. धन्यवाद सर. दूसरा जो हमने कि जो रोजगार सृजन के संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कि आपने देखा होगा जो रोजगार विभाग है, जो पिछले 3-4 साल में हमने सक्षम योजना के माध्यम से हजारों नौजवानों को न केवल हमने उनको मानदेय दिया है और बल्कि उनकी स्किलिंग और अपस्किलिंग का भी काम किया है. उसमें भी पिछले सालों की तुलना में अगर आप 4-5 साल पहले का रोजगार विभाग का बजट देखेंगे और अब देखेंगे तो उसमें भी एक बड़ी वृद्धि, रोजगार जो विभाग है उसके एलोकेशन में एक बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रोजगार सृजन जो है यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण आज के बजट में दिशा परिवर्तन का जो काम है वो आपको देखने को मिलेगा. इसकी डिटेल्स आपको किसमें कितनी वृद्धि है वो हम आपको दे देंगे. तीसरा हमने जो एक महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा शुरू में ही, कि पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए, आप एक एक डॉक्यूमेंट को जब देखेंगे तो इसमें आउटकम आउटपुट फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट बनाया है, हर एमएलए को दिया है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक हर सरकारी अधिकारी के पास होगा. आप उसके अंदर देखेंगे फॉर्मेट बना दिया है डायरी के तरीके से, कि हर आदमी अपने स्तर पर, सरकारी जो अधिकारी है उसको पता होगा कि उसको बजट का कितना हिस्सा उसकी जिम्मेदारी का उसको मिला है और उसको जो पैसा उसके स्तर पर मिला है उससे सरकार की इस योजना से क्या आउटपुट निकलना चाहिए, उसका परिणाम क्या निकलना चाहिए. मिसाल के तौर पर हमने अगर तय किया कि उसके ब्लॉक में 5000 छोटे बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, तो उसका लक्ष्य भी निर्धारित है. तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में जिम्मेदारी अपनी महीनेवार उसको डायरी में मॉनिटरिंग कर सकेगा कि इतना पैसा खर्च हो रहा है. हर एक को जिम्मेदार बनाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि वो इतने पैसा उसको मिला है, इतने पैसे से सामान्य व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन आना चाहिए. और इस सारे का लिंक हमने 2030 के विजन में, जो कई बार बजट की प्रक्रिया होती है कि पैसे दे दिए जाते हैं, उसके आउटपुट से, उसका आउटकम से उसका कोई लिंक नहीं होता है. तो यहाँ एक एक पैसे को, जिसको मैंने शुरू में कहा पारदर्शी और जवाबदेही, अकाउंटेबल बनाने के लिए कि ये रिजल्ट उसको अपने वहां लाना ही पड़ेगा. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदय का एग्जाम्पल है. उदय में लक्ष्य दिया गया 30% से उदय के इतना % उनको एटीएनसी लॉसेज कम करने पड़ेंगे. समय से 2 साल पहले आज वो एटीएनसी लॉसेज 13% से ज्यादा कम हुए. तो इसी तरह से हर स्कीम का अपना लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य उनको प्राप्त करना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे हरियाणा इज गोइंग टू बी गवर्न फ्रॉम नाउ ऑन इन फ्यूचर, कि एवरी मनी दैट इज बीइंग sanctioned by the legislature, the executive has to be made accountable for every money spent in terms of the results, output that they are, or outcomes. इसको हम कहते हैं आउटकम मैट्रिक्स, हमने डिफाइन कर दिया है कि उनको इससे तोलना होगा आगे आने वाले साल बजटों में. तो एक इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और हमने लिया है, वो लिया है कि हरियाणा ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी बिल हमने इसमें प्रस्ताव किया है कि हरियाणा प्रदेश के हर एक विभाग में और जहां पर भी पब्लिक का पैसा जाता है, यूनिवर्सिटीज में, अर्बन लोकल बॉडीज में,
टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पब्लिक मनी उसको अकाउंट्स के साथ साथ ऑडिट करने का अधिकारी, एक तरह का प्री ऑडिट कल्चर हरियाणा में हम शुरू करने वाले हैं कि एक एक पैसे का जो खर्च होगा उसका ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट चलेगा। बहुत सारा ऐसा देखने में आता था कि हमारे यहाँ 6,000-750 के करीब पंचायत हैं और उन पंचायत को ऑडिट करने की जो मशीनरी है वो बहुत लिमिटेड है, तो उस ऑडिट की क्वालिटी सफर करती है। तो ये देखा कि बजटों के साइज बढ़ रहे हैं, पब्लिक का पैसा बहुत ज्यादा रेज हो रहा है और उपयोग हो रहा है, लेकिन उसकी जो ऑडिट की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो अब हमने इसको एक्ट के माध्यम से हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी तय हो जाएंगी कि हर पैसा जो है वो ऑडिट होगा, एक एक पैसा का, जिसको कहते हैं पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये भी कानून का हिस्सा बन जाएगा। ये हरियाणा में, जैसे मैंने शुरू से कहा कि हमने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं कि पूरे वित्तीय प्रबंधन में, वित्तीय व्यवस्था में। मैं एक और बात कह के इस विषय को समाप्त करूंगा कि पिछले विंटर सेशन में आप सब ने देखा कि हमने एक, और पिछली विधानसभा में बजट पेश करते हुए एक विषय हमने रखा था, तो परफॉर्मेंस लिंक्ड आउटले का हमने पीएलओ अकाउंट खोला। पिछली विधानसभा में जो बजट हुआ था, जब बजट प्रस्ताव आया था, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमने सभी विभागों के जो सरकारी विभाग या सरकारी संस्थान हैं उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स हम इकट्ठा करना चाहते थे, और उसमें बैंक अकाउंट में किस किस में कितना पैसा कब से पड़ा है वो जानकारी हम एक जगह लाएं और उस बजट में उसको हम देखें कि वो उसका उपयोग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते हुए हम पूरे साल भर में बहुत आगे बढ़े और दिसंबर के अंत में विधानसभा के पटल पर हमने एक नया मेथड चलाया, भारत सरकार से अनुमति लेके अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से एक नई, जो एक इनोवेटिव तरीके से, कि अब जो सारा पैसा है विभागों का वो परफॉर्मेंस लिंक आउटले में जमा करा दिया, हर एक का सेपरेट अकाउंट पीएलओ में खोल दिया। अब जो पैसा वो निकालेंगे, उस पैसा निकालने से पहले उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उनके पास में एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंसेस कितने हैं, और फिर बचे हुए साल के जो अभी समय है कि आनन फानन में ताबड़तोड़ खर्च लास्ट के सप्ताह 2 सप्ताह में ना हो, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए वो पीएलओ का हमने मेथड खड़ा किया। और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो उसमें बहुत बड़ी राशि जो हमारे नॉन अकाउंट्स थे, उसमें तो बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर में हमें मालूम था 2-2.5 हजार करोड़ रुपए है, भाई लेबर वेलफेयर फंड में है, डिजास्टर रिलीफ फंड में है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक बहुत बड़ी राशि, लगभग मैं कहूंगा इनके अतिरिक्त की राशि भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के करीब होगी, जो कि डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट्स में बैलेंसेज में थी। कुल मिलाकर के वो राशि, वो इन सबको मिलाकर तो और ज्यादा है। कितने साल से पेंडिंग पड़ी? अलग अलग समय है, इसकी एजिंग भी हमने बनाई है। ये 1 साल की एज है, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की। कहने का जो तात्पर्य है कि अपने 4 सालों में और इस 5वें साल में हमने हरियाणा के वित्त प्रबंधन को एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों देने का काम किया है। ये एक जो महत्वपूर्ण जो विषय था आपके समक्ष, और इसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि एफआरबीएम के नॉर्म्स, मैंने हाउस में भी कहा कि उदय के इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्व करने के बाद एक खतरा था कि हम एफआरबीएम के नॉर्म्स के बाहर जा सकते हैं। 26,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन सरकार अपने कब्जे अपने जिम्मे ले, और जिसका सरकार उपयोग भी नहीं करने वाली है क्योंकि वो तो खर्च हो चुका है। वो हमने 25,950 करोड़ टू बी प्रिसाइज वो सरकार के खाते में लिया, जो पिछली सरकार का लोन था। उसके बाद ये डर आता था कि ये हम एफआरबीएम की नॉर्म से बाहर जाएंगे, लेकिन तीसरे साल में ही हरियाणा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उदय के इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्व करके भी एफआरबीएम की नॉर्म्स के डिसिप्लिन में हम आज हरियाणा पूरी तरह से सफल हो गया है। सो दिस इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी आई कैन से। नाउ विद दिस, बाकी एलोकेशंस आपके सामने हैं, आपके, और जो जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन का मैंने जिक्र किया वो भी आपके सामने है। नए इनिशिएटिव्स मैंने कुछ जिक्र किए हैं। तो
मैं आप सबके प्रश्नों का स्वागत है। सर रेवेन्यू डेफिसिट भाई एक एक करके प्लीज मनोज जी, भाई एक एक करके प्लीज एक एक रिक्वेस्ट करके रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 3500 एक रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन इंक्रीज्ड पिछली बार से सी यू can you explain where are you bleeding subsidies कितनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की डोमेस्टिक कंज्यूमर की और जो और सब्सिडीज देते हैं सब्सिडीज का कितना कंपोनेंट है इसमें? देखिए, as far as revenue deficit is concerned, you will appreciate and you will be happy to know that the incidence of revenue deficit as percentage of the total GSTP is actually reducing. वो अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और हम उसको जीरो पर लाना चाहते हैं। और देश में हरियाणा आज एक अच्छी स्थिति में है, सर्वश्रेष्ठ में राज्यों में हरियाणा की गिनती है, पर यह एक ऐसा पैमाना है जिसको एक साल में दुरुस्त करना संभव नहीं था और हमने इसको 1% से नीचे की दर से हम ले आए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि जीएसटी का क्रियान्वयन अब सफल हो गया, देश में जीएसटी स्टेबल हो गया है। और जैसा मैंने हाउस में एक लाइन अलग से भी कही कि कुछ ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने प्रोजेक्शन किया उससे बेटर हमारा ग्राफ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, लास्ट ईयर हमने स्टैंप ड्यूटी का जो प्रोजेक्शन किया है 2018-19 के बजट में, उसकी प्रोजेक्शन से भी हम जब 18-19 को खत्म करेंगे 31 मार्च को, मेरा अंदाजा है कि जो प्रोजेक्शन एस्टिमेट के किए थे उससे भी हम 1000 करोड़ रुपए एडिशनल रेवेन्यू जुटा रहे हैं। और जो ग्रोथ परसेंटेज पिछले साल आई थी 16-17 से 17-18 में, वो लगभग 23.5% की ग्रोथ आई थी, जो कि हरियाणा में हिस्टोरिक थी। इस गिरी हुई रियल एस्टेट मार्केट में, जबकि रियल एस्टेट को बोलते हैं लोवेस्ट पर है, और उसमें 24% की ग्रोथ हमने केवल रजिस्ट्री ऑनलाइन करने से, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन करने से, तहसील पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन करने से, इंतकाल जमाबंदी ऑनलाइन करने से और ई स्टैंपिंग करने से 23.5% के करीब पिछली बार बढ़ा था। इस साल का जो उसके ऊपर जो ग्रोथ है वो लगभग 33% ग्रोथ उसके ऊपर चल रहा है, यानी कि ओवर दैट। तो पॉइंट इज के हमने दो चीजों में फ्रूट्स देखे हैं साहब, आपके सामने पूरी जर्नी हमारी है कि जहां हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, हमने चीजों को ट्रांसपेरेंट किया है, तो वहां पर हमारे खर्चे बचे हैं, जिसका अनुमान मैंने नोशनल प्रॉफिट या नोशनल सेविंग बताया। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा नोशनल सेविंग हुई। एक्चुअल सेविंग बताई जो इस साल बजट में है कि साल दर साल की एक्चुअल सेविंग भी आपको बताई कि जो गलत बेनिफिशरीज थे, छद्म लाभार्थी थे, वो खत्म करने से, यानी कि खर्चे में बचत हुई। दूसरा है कि इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से आमदनी में वृद्धि हुई। ये डबल बेनिफिट है। एक होता है जो डबल वैमी, डबल जेपर्डी, दिस इज अ डबल बोनांजा कि आपने खर्चा कम किया और आमदनी बढ़ाई। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी है, एक्साइज की कलेक्शन है, इन दोनों में मुझे उम्मीद है कि जो अनुमान आए हैं उससे बेहतर जाएगा। और जीएसटी का कलेक्शन मुझे उम्मीद है कि इस साल बेहतर होगा। आने वाले 2-3 साल में हमने प्रोजेक्शन तो 5 साल के लिए है कि रेवेन्यू को, डेफिसिट को हम वास्तव में जीरो कर पाएंगे। और शायद इन पैरामीटर्स को अचीव करने वाला देश में चुनिंदा राज्यों में हरियाणा होगा। मनोज जी, मनोज जी एक मिनट मनोज जी। रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? सर इंटरेस्ट पेमेंट आल्सो हैज बीन इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपीस फॉर दिस बजट। So, see, you will appreciate this, that these interest payments that we are doing are not only of the debt that we have taken in our times. You will appreciate that 26,000 crore rupees additional loan, which was not taken by us, actually taken by the previous government, we took it upon ourselves. So obviously the interest liability of that, or 26,000 crore rupees, if you say, let us say at an average of 8.5%, ongoing average today, will itself amount to almost 2,300 crore rupees additional liability only on interest. So the interest liability which you are now seeing is very much well within the parameters of FRBM
but it has a clear correlation of with the decisions that we have taken in the past. There is no unprecedented or no jump as such which cannot be explained or understood. मंत्री जी बजट एट ए क्लास में ना हमें डेट नहीं पता लगा कितना डेट बजट एट ए क्लास में फिगर नहीं है कितना वो सब्जेक्ट तो है Actually, तो है वो let me कुछ add चीजें to, प्रसाद साहब कर देंगे, मैं थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ. Prasad sir, my question has been only partly answered. Please, I'll answer this. How much is the subsidy component? The domestic consumer subsidy, the RE subsidy, the provision which you have made in this? I'll answer that. There are a clutch of questions, so I'll take them together. Is the revenue deficit going up? Is fiscal deficit going up? इसमें there are two ways of handling this. We are growing at around 11% now. If you look at the nominal growth rate in GSD. If you look at our GSDP, we are now at 7,80,000 crores. 84,000 crores. 7,84,000 crores. If you look at budget at glance, page number 8. Now look at what it was just 4 years ago, 5 years ago. It was 4,37,000 crores. So we are almost doubling the figure in terms of economic activity. So इस growth को sustain करने के लिए we will have to leverage resources and leverage borrowing. इसीलिए borrowing is not a bad thing, and to say that debt is increasing, we should look at it against that backdrop. At the same time, debt should be within the FRBM limits, as the Honorable Minister said. So important point is, are we managing our borrowing in two ways? One, using borrowing for leveraging development, sustaining growth, because otherwise we will slow growth. If we don't put in money to create capital assets, to create economic activity, ये जो rapid growth हो रहा है from just 4,37,000 in 2014-15, जो अब estimated है 7,84,000, estimated 7,84,000, but today, as of today, the Central Statistical Organization has already conveyed to us कि 7,07,000 है. तो almost double हो रहा है. So you have to sustain this growth. If we don't sustain this growth, we will be failing in our duty to the people of the state. So in order to sustain growth, we will leverage borrowing. That is point number one. But then borrowing को इस तरह होना चाहिए कि that it is within the limits, as the Honorable Minister said. Now if you look at our, I don't want to take specific names of any state, but we are one of the states which are strictly adhering to FRBM norms, as per Government of India's guidelines, as per 13th Finance Commission and 14th Finance Commission recommendations. Budget at a glance में ये figures भी दिए हुए हैं कि even with Uday, we will only be 22.8% of the total debt stock. Total debt stock against GSDP. अगर देखें टोटल है कितना वो तो फिगर नहीं है What is the total debt? टोटल का दवा बता दीजिए 2.5 लाख करोड़ होगा 1,80,000 करोड़ होगा डेट कितना होगा इसमें फिगर नहीं है वो दे दो. बजट एट क्लास जिसने बनाया वो पेज मिस है इसमें से नहीं पेज में आप देख लो कितना बता दो फिर आप ही बता दो कितना चलो पहले let me just complete the debt sheet. डेट अमाउंट The projected debt liability हाँ जी in 2019 BE is 1,53,462.22 crores. 1,53,462 करोड़ रुपए की डेट लाइबिलिटी प्रोजेक्टेड है और ये जीएसटीपी की परसेंटेज में 22.86 करोड़ का ये 86% जो है ये प्रोजेक्टेड है. ये 19-20 के जो एस्टिमेट आपको दिए हैं डेट लाइबिलिटी जो हमारी हो जाएगी ये 18-19 की जो आ रही है ये 1,30,952 करोड़ रुपए की हमारी आ रही है और ये इंक्लूडिंग उदय अगर आप इसको लेंगे तो 1,56,902 ये अभी आ रही है और ये बी में 1,79,412 करोड़ हो जाएगी यानी कि डिफरेंस वही 26,000 करोड़ है 412.22 बिना उदय की 1,53,462. नहीं बट एक मिनट इसको पूरा कर दे जस्ट 1 मिनट सॉरी. अब अगर आप विदाउट उदय देखें भारत सरकार का नॉर्म है 25% ऑफ टोटल जीएसडीपी. विदाउट उदय देखें वी आर ओनली 19.55% एंड विद उदय वी आर ओनली 22.86%. So that is why it is one within permissible limit and borrowing is being used for. We have also given in a budget at a glance एक नया इस बार दिया है अगर आप पेज डेट का ग्रोथ चार्ट हाँ मैं ये ग्रोथ ये
If you look at page number 12, ये एक इम्पोर्टेंट एक नया चीज बनाया आपके लिए। बजट एट ए ग्लांस में पेज नंबर 12 पे नीचे वाला चार्ट देखेंगे, ये डेट लायबिलिटी का एनुअलाइज ग्रोथ रेट दिया है। year on year growth. ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ बढ़ा है कि 2013-14 में पहले जितना डेट था उससे उस साल में 19% बढ़ा, 2014-15 में 17.6% बढ़ा, 2015-16 में फिर 19% बढ़ा, और 2016-17 में ये उदय यहां से शुरू हुआ तो ये 22.5% हो गया। But without उदय गिरा। लेकिन विदाउट उदय होता तो ये 19% से घटकर ये 16.9% था। ये प्लीज देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये पिछले सरकार का ही है सारा। और उससे भी 17-18 में ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ये 15.3% बढ़ा, और उसके बाद में 15.1% बढ़ा विदाउट उदय। तो ये गिरते जा रहे हैं। ये मतलब इसको हमने, आप जो मेरी समझने की बात है जो इम्पोर्टेंट है कि जो साल दर साल जो पिछले सालों में जो लोन लिया जाता रहा है, हमने हर साल उसमें परसेंटेज में कमी की है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसलिए हमने इसको बजट एट ए ग्लांस में इस बार लिया है कि रीडिंग ऑफ द फाइन प्रिंट। एक्चुअली इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमने पहली बार बजट एट ए ग्लांस में ये इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली द सेकंड, ये जो बार चार्ट है ऊपर आप देखो, इसी के ऊपर ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि बोरोइंग्स में शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि बोरोइंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और नॉन रिकरिंग। 100% है। हाँ, तो 101% है। तो जो भी बोरोइंग इट्स गोइंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज द सेकंड पॉइंट। आई विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो। एक पॉइंट बचा प्रदीप जी, जो आपने पावर सब्सिडी का पूछा है, आरी सब्सिडी 18-19 में जो प्रोजेक्टेड है वो एस्टिमेट जो है, रिवाइज एस्टिमेट है 8,084 करोड़ रुपया, और 2019-20 के लिए जो बजटरी एस्टिमेट है वो 6,878.40 करोड़ रुपया है। जो 18-19 का भी एस्टिमेट वही था, लगभग सेम एस्टिमेट रिपीट हो रहा है। नहीं, इसमें सर आई जस्ट क्लैरिफाई, ये आरी का प्रोजेक्शन में 2-3 एलिमेंट्स है। या एक अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सप्लाई टू एग्रीकल्चर जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, देयर आर सर्टेन ओल्ड एफएसए इश्यूज, फिर एक ट्रू अप सब्सिडी था, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो राहत दिया था वो भी इसमें अकाउंट फॉर होगा, बिकॉज वी ट्रीटेड इट एज पार्ट ऑफ द सब्सिडी विच इज ऑलरेडी देयर, बिकॉज मिड ईयर आया था वो दिसंबर में, इसी हेड में उसको लिया गया था। इसी हेड, दैट इज 338 करोड़ दैट इटसेल्फ जो प्रोजेक्टेड है। So basically, if you see the year-on-year budget estimates, it is actually on a downward trend. 338 crore was just for 6 months, I think, from October to March. Yeah, original estimate was that annualized it should be something around 800 crore rupees. What is the figure now of the subsidy? So this is revised estimate till 31st of March. That's what ACS Finance is suggesting, that this could be something in the range of 350 crore rupees. But because October to March will have less than 6 months, obviously. So original estimate was 800 crore rupees will go as the subsidy to power department against the reduction in tariff, by which is a decision of the government. So 350 crores approximately should be part of that subsidy. But since this scheme was in power RE subsidy, so we have accounted for in this only. What is the new figure in the budget? New figure This now is 6,878. That is what we projected. Yeah. As against 6,478 last year. Now, if you set off the 800 crores, there is actually a reduction of 400 crores in terms of subsidy which is going to the elect, and that is reflected in the other targets being achieved. Mr. Rao, no, Mr. Rao, 7345 हो गया. I'll further say, Mr. Rao, I'll explain further. This, your concern is that initial projection was 800 crore rupees. This is what you're saying, but we have only shown the actual incidence is less than 400 because it is only 5 months. Next year, we are assuming that over the RE subsidy of 6478.40, let us say approximately, an additionality of 400 crore rupees will be required. Why? Because there is a possibility of revision of tariffs by the HERC itself. Because of their improved performance, they are going to reduce the tariffs of the domestic consumers. So that impact could be approximately 400 crore rupees.
So we will, our burden of subsidy will reduce to that extent. I hope it clarifies this. Sir, I just wanted to ask a critical question. This is election year. So you have already announced certain schemes for the farmers, unorganized sector, youth, and some more schemes would also be coming in the election year. Would you agree that this is a budget of high on populism and low on financial prudence? So would you agree that it's an election year budget totally with a focus on the election, to an election? This is a budget which is in continuity of what we have done in last 4 years. Very high on prudence, even higher on performance, and very, very high on delivery as far as the services to the common man is concerned. Our only and only, as I said very clearly, कि प्रजा सुखी है तो सरकार सुखी है. कौटिल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र का कि जनता के सुख में ही राज्य का सुख, सरकार का सुख है. तो इसीलिए however you like to term it, for us it is the prudence and performance of the delivery of the services to the common man. Our focus has been the target beneficiary must actually receive what is being released from the budget for the common man. Right from the day one, the very fact that we brought all the beneficiaries online, we corrected the records of pension beneficiaries, school students, public distribution systems, with the purpose to make sure that every money which is supposed to be reaching where, it actually reaches there. So it is fully very high on prudence, sir, higher on performance, and very, very high on effective delivery. Sir, actually 1 minute. Let me just complete, I'll just add Please to continue. what the Honorable Minister said. On the prudence part, the other part he has already answered, it's not for me to answer that. But on the prudence part, please look at page number 15 in budget at a glance. Just because of 7th pay commission, employees का salaries 4,000 crore increase हुए. 26,000 crores था actuals of 1780. Now RE figures we are estimating 28,298. Actuals will come later. But if you look at what we provided for, it's 30,902. So एक तरफ से salary and pension बढ़ गया. Number one. Number two, past debt liability we are servicing. That's quite a large chunk we are servicing. Now please look at page number 14. Now if you look at capital expenditure, consistently there has been an increase. If 23% उदय impact को भी छोड़ दो आप, तो 32% है, please leave that. But बाकी आप देखिए 23%, 13-14 से अब 29% पहुंच गया. As I just pointed out, capital borrowings का जो भी borrowings है capital में खर्च कर रहे हैं 101%. If this is not fiscal prudence, I don't know what is fiscal prudence. Because one, let us look at any parameter. We are limiting ourselves within GDP, total debt stock. We are limiting ourselves on an annual basis. Not many states are able to do that. We have increased pension and salary. 7th pay commission का सारे allowances देने का. We are only the 6th state. Only 5 other states have given allowances. We are only the 6th state. They are small states. मैं एक चीज और ऐड कर दूं. 2013-14 में एक ऐड कर दूं. No, it's reducing. No, Pradeep ji, it is reducing. Please correct your figures. Just a moment. पहले तो आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लो और इसको करेक्ट कर लो. Let's not make a mistake tomorrow in the. ठीक है ना? It is actually reducing. See, now let me एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ. 2013-14 में सैलरी पेंशन का बिल था 15,400 करोड़ रुपया और केवल 5वें साल में वो 30,902 करोड़ रुपये, एग्जैक्टली डबल है सैलरी पेंशन बिल. तो ये सब चीजें जो है आपके संज्ञान में रहे. और रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्चुअली गोइंग डाउन इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ जीएसटीपी. इनका सर रेवेन्यू डेफिसिट का एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट एक मिनट लेट मी जस्ट आंसर दिस. बिल्कुल रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% से जाके 1.2 गया. नाउ वी आर एस्टिमेटिंग इट टू गो इवन लोअर विदाउट उदय. 0.73 में जाने का वी आर एस्टिमेटिंग. इवन विद उदय वी आर पुटिंग इट एट 1.53. इफ यू रेवेन्यू डेफिसिट इज ग्रेजुअली फॉलिंग.
ऑब्वियसली जब बेस बढ़ता है तो परसेंटेज टर्म्स में आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना नहीं चाहिए। No, एक जीडीपी का परसेंटेज है ना। नो प्रदीप जी एक मिनट प्लीज। नो प्लीज आप ध्यान से सुनो। Even with Uday it has declined. Even with Uday it has declined. No, Pradeep ji, I wish to clarify this further. I wish, please appreciate this. उधर तो वो हमारा बच्चा बन गया है जी, उधर No, तो उधर के साथ ही बात करनी see, उसके साथ ही गिरा है। है, तो हमारा बच्चा है। no, please appreciate this. कि no, we are not disowning. We are clarifying for the benefit of my friends on the other side of the fence, and of course, you are the channel through which I can really clarify this. Revenue deficit even without Uday was higher. What we are saying that the revenue deficit which was higher even without Uday, we have even absorbed Uday and we have adopted Uday, and even after absorbing the impact of Uday, we are bringing the revenue deficit down constantly. That is what we are trying to say. Please, I want to clarify it 100,000 times before you make up your mind on this. Revenue deficit was without Uday also higher previously. We took on Uday, absorbed the impact of Uday, and even then brought down the revenue deficit. That is what prudence is all about. Sir, you are providing mobile phone to Lambardars and their remuneration also has been going to double almost. So what is the outlay for? You will see the increase in the outlay of revenue department. I think it is in 60 or 70% increase. I can answer this. 33 crores. Yeah, actually, 33 crores. 33 crores. पांडे जी, जो टॉपअप डाला है 1500 करोड़ हाँ कितने लोगों को मिलेगा और प्लस कितनी नई परियोजनाएं इस बजट में आपने शामिल की? देखिए मैं इसको स्पष्ट कर दूं। किसान, खेती और मजदूर, असंगठित क्षेत्र के लोग, 43% इंक्रीज रेवेन्यू में, असंगठित क्षेत्र के लोग, दस्तकार, शिल्पकार, ये सब लोगों का जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना और जो असंगठित क्षेत्र के लिए योजना, इन दोनों योजनाओं के बेनिफिशरीज को इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई अनकवर्ड है और जो हमारी डेफिनेशन में आता है कि हमें लगता है कि उसको भी मिलना चाहिए, तो वो उन योजनाओं का लाभार्थी बनेगा। और हरियाणा में लेटेस्ट से 52 लाख परिवार हैं। ये जब हम स्कीम को फाइनलाइज करेंगे उसमें से हम देखेंगे इसमें कितने लाभार्थी निकल करके आएंगे। आज हम उसकी संख्या देने की स्थिति में नहीं है। जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का एक आंशिक अनुमान है कि 11 लाख के करीब वो परिवार उसमें कवर हो रहे हैं। 11 लाख के करीब किसान हम जो इस यूनिट को बनाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हम इसको परिवार की इकाई बनाएं, उसके हिसाब से इसको योजना बना करके और इसकी डिटेलिंग करके बहुत जल्द, देरी नहीं होगी। एक दो दिन ये कब से एग्जीक्यूट कर देंगे सर? स्कीम डेडलाइन रखी हुई है आपने स्कीम को? लोकसभा चुनाव से पहले डिटेलिंग आ जाएगी। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगी। हाँ जी, कैप्टन साहब, can I take his question, please? This seems to be little one-sided. No, please allow me. पूर्व सीएम बात कर रहे थे अभी नीचे मीडिया से, वो क्या आपने भी बहुत सारे फरेज दिए, वो नीचे लेके गए, बोले जी कर्जा लिए जाओ और घी खाए जाओ। ये इस तरीके का बजट आपने दिया। परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। इधर देख मंत्री जी, कारपोरेट सैलरी पैकेज एक नया फीचर आप मंत्री जी सामने ये There is so much to write today. Why don't we wait for the details? Don't you worry. We'll give you details. Don't worry. There are so many other schemes also which still have to be, the fine-tuned. Don't worry on that. See, you're coming back to a question which I'm saying I'm not in a position to answer now. Why don't you wait for the scheme? Sir, I'm talking to her. No, just because you are loud, you can't.
हाँ ये सर प्लीज एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, पीछे प्लीज प्लीज, पीछे आवाज आ रही है जी, प्लीज प्लीज स्पीक लाउडली। To the extent it is required, it has been taken care of. Of course, we have to do it. If it is, let us say, 16% AT&C losses, if at all it has to be catered for, it will have to be. पांडे जी का रहता था एक बार, पांडे जी आपका रहता था। हाँ जी, आप लगाओ थोड़ा दिन, 1-2 घंटे लगाओ, 2-3 घंटे। कुछ हम आपको प्रेस नोट देंगे, कुछ हम आपको प्रेस नोट देंगे, उससे कुछ मिलेगा। सर एक सेकंड, डॉक्टर साहब बताओ। नहीं, नया फीचर नहीं है डॉक्टर साहब, देयर इज ओनली ए मेंशन ऑफ दिस। ये वो पुराना फीचर है जिसको हमने, जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो लोन थे, आपको याद होगा, उसको हमने बैंकों को ट्रांसफर किया था। ये उसका मेंशन है कि वो सफल